आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित निबंध प्रेमचंद के फटे जूते पर आधारित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हमने जो इससे पहले वाला इस पाठ पर जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के सार के बारे में, इस पाठ के लेखक श्री हरिशंकर परसाई के बारे में और इस पाठ में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है उसके विषय में हमने पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। बच्चों, अब इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे इस पाठ पर आधारित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका जो प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो हमें बताना है कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो प्रेमचंद की विशेषताएं बताई हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली बात, उनका जो व्यक्तित्व है बहुत सीधा साधा है। उनके व्यक्तित्व में कोई दिखावा नहीं है, वो शो ऑफ नहीं करते। जैसी उनकी वास्तविक स्थिति है वैसा ही वो नज़र आते हैं। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, सेल्फ रिस्पेक्ट थी उनके अंदर। किसी और की वस्तु को मांगना उनके व्यक्तित्व के खिलाफ था। वो अपने पास जो चीज़ें उनका इस्तेमाल करते थे, किसी और की वस्तु को मांग करके इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्हें समझौता करना, कंप्रोमाइज़ करना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने समाज की रूढ़ियों का विरोध किया, उनके साथ समझौता नहीं किया। वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उनके खिलाफ संघर्ष कर उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते थे। वो किसी भी परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना इनके व्यक्तित्व की जो प्रमुख विशेषता थी। बच्चों, दूसरा प्रश्न है इसका, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या व्यंग, क्या सटायर, क्या टॉन्ट मारा है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो हमें इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने क्या व्यंग किया है। हमने जब इस पाठ के सार के विषय में व्याख्या के पढ़ी थी तो हमने अध्ययन किया था कि टोपी किसका प्रतीक है और जूता किसका प्रतीक है। तो यहाँ जूते का आशय है ताकत से है, समृद्धि से है, और टोपी का आशय है मान, मर्यादा और इज्जत से। तो जो समाज में इज्जत का महत्व है वो संपत्ति और ताकत से अधिक होना चाहिए कि इज्जत और संपत्ति, जो इज्जत है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। किंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को जो ताकत है वो ताकत को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है, और इज्जतदार लोग हैं वो भी ताकतवर लोगों के समक्ष झुक जाते हैं। अर्थात इस समाज में आज हालत ये हो गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वही व्यक्ति इस समाज में राज करता है, वही और व्यक्तियों को अपने काबू में रखने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है इसका कि हमको इन पंक्तियों के माध्यम से क्या व्यंग किया है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो लेखक ने इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया था कि हम जो समाज के लोग हैं वो अपने आप को दिखावा करने के लिए अपनी वास्तविक स्थिति से बढ़ चढ़ के खर्च कर देते हैं, या फिर अपनी स्थिति को समाज के सामने ना दिखाने के लिए वो कई प्रकार से दिखावा करने का प्रयास करते हैं, और वो अपनी जो पर्दा अर्थात अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और न्यौछावर का कुर्बान करने के बाद वो अपने शेष जीवन में कष्ट उठाते हैं। किंतु प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। उनके लिए जो दिखावा या इज्जत ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। उनके लिए अपनी वास्तविक स्थिति और अपने जीवन को सही सलामत रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसी कारण उन्होंने समाज की कुरीतियों के साथ में समझौता नहीं किया, बल्कि उनका पुरजोर विरोध किया, और इसके कारण उन्हें समाज में कष्ट भी सहन करने पड़े।
अगला प्रश्न है इसमें, इसी का जो क्या व्यंग किया है इसमें कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। इसका आशय क्या है, इसमें क्या व्यंग निहित है कि लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद जी जिसको घृणित, नफरत के काबिल या गलत चीज़ समझते थे उसकी तरफ वो हाथ का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी पैर की उंगली का प्रयोग करते थे, क्योंकि हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को वो कम करना नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को वो पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। क्योंकि हम जब किसी की पैर की उंगली से इशारा करते हैं, इसका मतलब हम उसको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। तो जो चीज़ नफरत के काबिल है, नफरत के योग्य है, उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा करना इस बात का प्रतीक है कि हम उस चीज़ की इज्जत प्रतिष्ठा समाज में कम करना चाहते हैं, बल्कि उसका हम अपमान भी करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं। पहले वो सोचता है कि इनकी फ़ोटो खिंचाने की और जो असली ज़िंदगी की पोशाकें अलग अलग होंगी, लेकिन बाद में वो इसके विरुद्ध निश्चय करता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले लेखक प्रेमचंद जी को भी एक साधारण व्यक्ति साधारण व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना चाहता है कि साधारण व्यक्ति कैसे होते हैं कि खास समय पर खास पोशाकें पहनते हैं, अर्थात वो दिखावा करना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन अगले ही पल उन्हें इस बात का एहसास होता है कि प्रेमचंद जी ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे, वो साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि वो खुद ही खास व्यक्तित्व थे। इसलिए उनको दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं था जैसी आम दुनिया करती है। वो दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे वो बाहर भी हैं, इसलिए वो दिखावा नहीं करते होंगे। इसी कारण उन्होंने इस दिखावा ना करने की वजह से प्रेमचंद जी को एक खास व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती, कौन सी बातें आपको लेखक की अच्छी लगती है। तो हमें लेखक की कौन कौन सी बातें हमको अच्छी लगती है कि लेखक एक तो सबसे बड़ी बात स्पष्ट वक्ता है, अपनी बात को सीधे सीधे तरीके से कहने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, तो व्यंग के माध्यम से की गई बात पाठकों और श्रोताओं पर अधिक प्रभाव छोड़ती है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए लेखक ने जिन उदाहरणों का प्रयोग किया है वे इस व्यंग को, इस पाठ को और भी आकर्षक बना देते हैं। ये बात भी हमको अच्छी लगती है। लेखक कड़वी से कड़वी बात को भी अत्यंत सरलता से व्यक्त करते हैं, ये उनकी जो अपनी कुशलता है ये भी हमको बहुत आकर्षित करती है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात इनडायरेक्टली समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है, जो भी हम ये वाली बात भी हमको बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने प्रेमचंद जी के माध्यम से साधारण सी बातों के माध्यम से इन्होंने समाज की एक जो कुरीतियाँ हैं और बड़ी बड़ी बुराइयों पर करारा व्यंग किया है, ये वाली बात हमको बहुत अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए, संकेत करने के लिए किया गया है। टीला का प्रयोग क्यों किया गया है हमको, तो टीले का प्रयोग जनरली मार्ग की बाधा, रास्ते की जो रुकावटें हैं उनके लिए किया जाता है, और इस पाठ में टीले का प्रयोग समाज की उन बाधाओं के लिए किया गया है जो समाज की प्रगति में, समाज के विकास में बाधाएं बन रही हैं। तो समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं, मृत्यु भोज, बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, लड़कियों की समस्या है, तो ये जो कुरीतियाँ हैं समाज की, ये समाज की विकास में, समाज की उन्नति में बाधाएं बन रही हैं। इसलिए इनको टीला प्रतीक के माध्यम से पाठ में प्रस्तुत किया गया है। और प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की इन बुराइयों को खत्म करने का, उनका पुरजोर विरोध करने का प्रयास किया था। इसलिए ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। हमने पढ़ा कि उनका सारा जीवन कष्ट में रहा, कष्टों में गुजरा, जबकि एक बहुत बड़े लेखक होने से उनका जीवन आराम में बीतना चाहिए था, लेकिन उन्होंने समाज की बुराइयों का मुकाबला करने के कारण, समाज की बुराइयों को समाज के सामने रखने के कारण वो समाज के हर तबके
क्रोध के भागी बने, इसलिए उनका जीवन ताउम्र पूरी उम्र उनका कष्टों में गुजरा। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? जो हम कपड़े पहनते हैं उसके बारे में लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? तो हम देखें कि पहले के लोग वेशभूषा का या कपड़ों का प्रयोग शरीर को ढकने के उद्देश्य से किया करते थे, ठीक है। इसके बाद समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन चेंज इज द सेंस ऑफ लाइफ, परिवर्तन समाज का नियम है। इसलिए बाद में धीरे धीरे हम ड्रेस को पहनने का उद्देश्य हमारा हो गया, हम अपने आप को सजाना है, डेकोरेट करने के लिए हम ड्रेसेज का भी पहनने लगे, और आज इसका प्रयोग हम फैशन के लिए कर रहे हैं। और समय के साथ बदलाव आ रहा है, और अगर समय के साथ कोई फैशन के अनुसार अपनी ड्रेसेस को चेंज नहीं करता तो हम उसको समाज में उसकी इज्जत अच्छी नहीं मानी जाती है। लोग स्वयं को अपने रेपुटेड दिखाने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता है, अपनी औकात से ज़्यादा भार खर्च करके अपनी वेशभूषा का चुनाव कर लेते हैं, और बाद में वो उनके लिए दुखदाई हो जाता है। आज व्यक्ति वेशभूषा के ज़रूरत के हिसाब से ना होकर के उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन चुका है। कहते हैं व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों और जूतों से किया लगी है। जो व्यक्ति जितने शानदार कपड़े और जितने शानदार शूज पहनता है वो व्यक्ति उतना ही प्रतिष्ठावान या फिर इज्जतदार समझा जाता है। तो ये जो इनकी सोच में जो परिवर्तन आया है, ये आज बहुत ज़्यादा अधिक है। जो लोग शो ऑफ दिखावा पसंद हो गए हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पाठ में कौन कौन से मुहावरे आए हैं? सबसे पहला मुहावरा है पाठ में, अंगुली का इशारा, अर्थात कुछ बताने की कोशिश करना। यहाँ वाक्य में प्रयोग है, मैं तुम्हारी उंगली का इशारा खूब समझता हूँ कि आप हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हो। दूसरा है व्यंग मुस्कान, अर्थात मजाक उड़ाना, तुम अपनी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो, अर्थात तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। अगला है बाजू से निकलना, अर्थात कठिनाइयों का सामना ना करना या फिर उनसे बचाना। तो इस कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा, जो कि सही बात नहीं है। रास्ते पर खड़ा होना, अर्थात बाधा बन जाना, तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो, अर्थात तुम मेरी सफलता के रास्ते में बाधा बन चुके हो। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है, तो कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग प्रेमचंद ने लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद जी के विषय में किया है? उन्होंने उनकी व्यक्तित्व के विशेषताओं को बताने के लिए उनके लिए महान कथाकार का उपयोग किया है कि आप बहुत महान कथाकार रहे हो। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास सम्राट के नाम का उनको प्रयोग किया कि आप उपन्यास लिखने, आप किंग ऑफ जो नोवेल उपन्यासों के सम्राट हो। इसके अलावा उन्होंने युग प्रवर्तक का प्रयोग किया, अर्थात आप युग में परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति रहे हो और आपको इस प्रकार के जो जूते पहनना, फटे हुए जूते पहनना शोभा नहीं देता है। बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इस पाठ जो है, जो संस्मरण पर आधारित निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते, इस पाठ पर आधारित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उन पर जो चर्चा की है वो चर्चा आपके लिए लाभदायक साबित होगी, उपयोगी साबित होगी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।